देखिए, जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या देखते हैं? जब भी आप एक ऑब्जेक्ट को हवा में फेंकते हैं तो ऑब्जेक्ट इस तरीके से जाता है। आपने फेंक कर भी देखा होगा, किसी ऑब्जेक्ट को आप नॉर्मली ऐसे फेंकेंगे हवा में तो या तो वो ऐसे जाएगा, या हो सकता है वो ऐसे जाए, या हो सकता है वो ऐसे जाए, या ऐसे जाए और यहीं लौट जाए। जब भी आप ऑब्जेक्ट को हवा में फेंकते हैं और हवा में फेंकने के बाद उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो क्या करेगा? वो जैसा ही पाथ बनाएगा, जिस मोशन को वो एक्वायर करेगा, उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन क्या है? A projectile motion is a name given to any body which one through it into space with some initial velocity। अगर हम स्पेस के अंदर किसी इनिशियल वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो ऑब्जेक्ट आपका ऊपर जाएगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, और उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज करती रहेगी। तो आधे पार्ट के लिए उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, और बाद में एकदम ये जो पॉइंट है, पीक पॉइंट, इस पे जाकर क्या हो जाएगी? जीरो, और फिर आगे दोबारा से बढ़ना शुरू कर देगी। ठीक है, तो ऐसे बॉल को थ्रो करता हूँ मैं हवा में, बॉल ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद अपनी वेलोसिटी को कंटिन्यूअसली डिक्रीज करती रहती है। क्यों? क्योंकि उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होता है, इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन थी हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन की। फिर है, जो पाथ ये प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करता है, द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी ऑफ पाथ। यानी कि जिस पाथ को ये फॉलो करेगा, पाथ का मतलब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा बना ले, ये हो सकता है ऐसा बना ले, या ऐसा बना ले, या बिल्कुल लंबा ऐसा करके बनाए। तो जितने भी डायग्राम यहाँ पर मैंने रफली बनाए हैं, इसका मतलब क्या है? इसी को बोलते हैं ट्रेजेक्टरी ऑफ द पाथ। ये कौन से पाथ को फॉलो करता हुआ जा रहा है वो। अब ये डायग्राम मैं आपको दोबारा से बना के दिखाता हूँ, ठीक है? यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्ट को मैं फेंकने से पहले एक प्लेन डिस्क्राइब कर लेता हूँ। ये है प्लेन, ये प्लेन की हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसको आपने एक्स माना है, और ये प्लेन की वर्टिकल एक्सिस है जिसको आपने वाई माना है। अब ऑब्जेक्ट से मैं आपसे कहूँ कि आपको एक ऑब्जेक्ट थ्रो करना है, तो ऑब्जेक्ट जब आप थ्रो करेंगे तो वो दो चीज़ों के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, एक्स के भी और वाई के भी, और वो ऐसे ऐसे जा करके यहाँ आ जाएगा। तो ये जो मोशन यहाँ पर हुई है, इस मोशन को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। आपने जो ऑब्जेक्ट को फेंका वो किसी वेलोसिटी के साथ फेंका, और वो वेलोसिटी इस पॉइंट पर थी। गलत बन गया। जब मैंने ऑब्जेक्ट को फेंका तो ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जा रहा था किसी यू वेलोसिटी से। अब ऑब्जेक्ट सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, वाई के रिस्पेक्ट में भी कर रहा है, दोनों के रिस्पेक्ट में कर रहा है, इसलिए इसको प्लेन बोला जाता है। अब कितने एंगल से आपने ऑब्जेक्ट फेंका था? थीटा से। इससे पहले वाले चैप्टर में एंगल कंपोनेंट कैसे टूटते हैं यहाँ दोबारा बता देता हूँ, कि अगर कोई वेक्टर इधर की तरफ जा रहा है, ये वेक्टर ए है, यहाँ आप एक प्लेन बना लीजिए, इस प्लेन के साथ ये वेक्टर एंगल बना रहा है थीटा का, तो मैं क्या करूंगा? इसके कंपोनेंट ब्रेक कर लूंगा। कंपोनेंट का मतलब जा इधर रहा है, लेकिन मैं रिस्पेक्ट करूंगा एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में। इसके इधर एक कंपोनेंट आएगी और एक कंपोनेंट इसके ऊपर आएगी। इधर वाली को हम बोलेंगे ए कॉस थीटा, ऊपर वाले को हम बोलेंगे ए साइन थीटा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आपने जब फेंका यू वेलोसिटी से, तो इधर की तरफ जो वेलोसिटी आएगी एक्स की तरफ, उसको बोलेंगे यू एक्स,
और यूएस की वैल्यू कितनी होगी, यू कॉस थीटा। ऊपर की तरफ जो परपेंडिकुलर वैल्यू लूंगा वो वैल्यू कितनी होगी, वो होगी यू वाई। और यू वाई किसके बराबर होगा, यू साइन थीटा के। एक यू कॉस थीटा के होगा, एक यू साइन थीटा के होगा। इतनी बात क्लियर है आपको। यस सर। फिर मैंने यहाँ पर लिखाया है कि जो ये इधर की तरफ जा रहा है ना, इसमें हमने कुछ चीजें पढ़ ली थी, तो वो चीजें मैं दोबारा बताता हूँ, ठीक है, एक बार और थोड़ा सा वास्ट करके बता दूंगा, एलेबोरेट हो जाएगा चीजें आपके लिए। मैंने आपको बोलकर लिखाया था अभी कि इसमें आपके मेनली तीन चीजें होती हैं। एक होती है सबसे पहली मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या होती है, मान लीजिए आपका ये एक प्लेन है, आपने इसमें एक ऑब्जेक्ट को फेंका, ऑब्जेक्ट यहाँ तक जा रहा है, यहाँ इस पॉइंट तक, तो ये इसकी यहाँ से यहाँ तक जो है, ये वाली जो हाइट है, इसको बोलते हैं कैपिटल एच। तो मैक्सिमम हाइट को इससे दिखाते हैं हम, कैपिटल एच से। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट थ्रोन अंडर द ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंडर में आपने एक स्टोन को फेंका, और जितनी हाइट वर्टिकली वो ऊपर जाएगा, ठीक है, वर्टिकली हाइट, मैं इसकी हाइट की बात नहीं कर रहा, यहाँ से डायरेक्ट लगाइए आप वर्टिकली परपेंडिकुलरली कितना होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट। उसके बाद आता है इसी डायग्राम का नंबर 2 पर रेंज क्या होती है। रेंज को दिखाते हैं आर से। जनरली इसको बोला जाता है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। मैं लिख देता हूँ, द हॉरिजॉन्टल पाथ covered by the body under प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंडर में जो ऑब्जेक्ट आपका मूव करेगा, कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, सिर्फ हॉरिजॉन्टली बात करेंगे। हॉरिजॉन्टली इन द सेंस ऑब्जेक्ट फेंकिए आप, जा रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है, इसी को बोलेंगे रेंज। अब मैं आपसे अगर यहाँ पर एक सवाल पूछूं, अगले पेज पर पूछता हूँ, चलो। पेन हो रहा है मेरे पूरे सर में।
एक सवाल मैं पूछता हूँ आपसे यहाँ पर। एक ऑब्जेक्ट है ए, इस तरीके का मोशन पजेस करता है, और एक ऑब्जेक्ट है बी, वो इस तरीके का मोशन पजेस करता है। तो मुझे बताइए, रेंज किसकी ज्यादा होगी और हाइट किसकी ज्यादा होगी? ऑब्जेक्ट के नाम लिख देता हूँ। ये है ए और ये है बी। बताएंगे आप देखकर किसकी रेंज ज्यादा होगी और किसकी हाइट ज्यादा होगी? जी। अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व करूँ ए की रेंज, तो वो कहाँ से कहाँ तक होगी? सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अगर मुझे बी की रेंज ऑब्जर्व करनी है, तो वो हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। और मैं यहाँ लिख देता हूँ रेंज ऑफ बी, और यहाँ लिख देता हूँ रेंज ऑफ ए। तो यहाँ दिख रहा है साफ साफ, जो रेंज ऑफ बी है वो ज़्यादा है रेंज ऑफ ए से। दूसरी बात, मैक्सिमम हाइट होती है मैक्सिमम पॉइंट पर। एक ये है और एक ये है, तो इसको मैं बोलूँगा एच ए, और इसको मैं बोलूँगा एच बी। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है साफ साफ कि जो हाइट है वो ए की ज़्यादा है हाइट ऑफ बी से। तो आपके ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ, रेंज क्या होती है, हाइट क्या होती है, ये वाली बात क्लियरली आई समझ में? Yes. ठीक है। अब एक सवाल और मैं अगर यहाँ पर दूँ। सवाल है, यहाँ पर मैं दो डायग्राम बना देता हूँ, एक ब्लू वाला और एक रेड वाला। रेड नहीं है, ऑरेंज है। तो आप मुझे बताइए, इस वाले केस में अगर ऊपर वाले को ए मान लूँ और नीचे वाले को बी मान लूँ, तो किसकी हाइट ज़्यादा होगी और किसकी रेंज ज़्यादा होगी? इस केस में अगर आप देखेंगे रेंज निकाल कर, रेंज ऑफ ए की वैल्यू बराबर आएगी रेंज ऑफ बी के। और दूसरी बात, हाइट की जाए तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है, हाइट या पीक या एम्पलीट्यूड जितना ए का है वो ज़्यादा है हाइट ऑफ बी से। अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन और बनाता हूँ। पता नहीं कौन सी सदी में जाकर के मुझसे लाइन सीधी खींचेगी। कॉपी में मैं ऐसी लाइन खींचता हूँ, मैं आपको राइटिंग भेजूंगा कभी अपनी। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है मेरी, लेकिन पता नहीं यहाँ पे शक्तियाँ काम क्यों नहीं करती। क्रिश वाला सीन हो रहा है। देखिए, मैं यहाँ दो ग्राफ बनाता हूँ। एक ग्राफ बनाया मेरा ये,
मैं यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ, ये है मेरा ग्राफ नंबर ए और ये बाहर वाला है ग्राफ नंबर बी। तो इस केस में अगर मैं आपसे कहूँ कि रेंज और हाइट को ऑब्जर्व करके बताइए किसकी रेंज ज़्यादा है किसकी हाइट ज़्यादा है, कैसे बताएंगे? यहाँ पर रेंज किसकी ज़्यादा होगी? बी की। और हाइट किसकी ज़्यादा होगी? ए की। नहीं। नहीं, यहाँ पर हाइट दिखेगी हाइट ना ये। दोनों की सेम है हाइट। वेरी गुड, हाइट जो है दोनों की ही वो कैसी है, सेम है। देखो टाइम के अकॉर्डिंग अगर मैं चाहूँ चीज़ों को आपको खींच खींच कर जल्दी करा दूँ, लेकिन उससे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। बहुत स्लो स्लो हम पढ़ इसीलिए रहे हैं ताकि चीज़ें आपके प्रॉपर दिमाग में बैठ पाए। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि रेंज जो होगी वो बी की ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू ए, लेकिन हाइट इस केस में कैसी होगी, बराबर होगी। यस सर। ठीक है, अब इस वाले पेज का रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने बात की थी तो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ऑब्जेक्ट जब आपका हवा में जाएगा इस तरीके से, तो यहाँ पर दो तरह के फोर्स लगने चाहिए। एक फोर्स लगना चाहिए इस डायरेक्शन में और एक फोर्स लगना चाहिए इस डायरेक्शन में। तो ये जो डायरेक्शन है ना एफ एक्स वाली, इसमें कोई फोर्स नहीं लगता, ये जीरो होती है। लेकिन ये जो है एफ वाई वाली डायरेक्शन, इसमें फोर्स लगता है, ये जीरो के बराबर नहीं होती। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा तो एक्स की तरफ जो वेलोसिटी आई है तो वो कितनी आई है, अगर आप उसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, ये यू जा रही थी, थीटा था, इधर की तरफ कंपोनेंट तोड़े कितना आ गया, यू कॉस थीटा, ऊपर आएगा यू साइन थीटा। यू कॉस थीटा की अगर मैं बात करूंगा तो इधर की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा। जब कोई फोर्स नहीं लग रहा तो एक्स साइड की तरफ जो आपकी वेलोसिटी आ रही है वो कैसी रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब यू कॉस थीटा क्या होता है, वेलोसिटी टुवर्ड हॉरिजॉन्टल यू साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस था यहाँ यू साइन थीटा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड रुक जाओ मैं इसको, ये अलग है इसमें, ये जो है ना ये यहाँ तक ये डायग्राम की बात चल रही है, ये वाली, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस नीचे है। देयर विल बी नो फोर्सेज अपीयर्ड इन दैट डायरेक्शन, यानी कि एक डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, ये बात हमने यहाँ पर लिखी है। इस डायरेक्शन में जब कोई फोर्स नहीं लगेगा तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर यही लिखा है कि वेलोसिटी एक डायरेक्शन की कांस्टेंट रहेगी। फिर हम बात करते हैं आगे की, आगे इन द सेंस आपका वाई डायरेक्शन। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग वर्टिकली, जब ऑब्जेक्ट आपको ऊपर नीचे मूव करेगा, देन इट एक्सपीरियंस सम डाउनवर्ड फोर्स, तो ये कुछ डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा नीचे की तरफ। उस फोर्स का नाम है ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। अब जो यू साइन थीटा की वैल्यू है, आपको पता है कि ये फोर्स के इन्फ्लुएंस में आ रही है, और फोर्स के इन्फ्लुएंस में आने की वजह से ये क्या करेगी, ये कांस्टेंट नहीं रहेगी, ये कंटिन्यूसली चेंज करती रहेगी। चेंज क्या करेगी, डिक्रीज ही करेगी। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि यू साइन थीटा की वैल्यू वेरी करेगी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। इधर की तरफ आपका ये जा रहा था, इधर एंगल बन रहा था थीटा, इधर की तरफ आएगा यू कॉस थीटा, इधर की तरफ आएगा यू साइन थीटा। तो मैंने यहाँ पर ये जो बात लिखी है, यू एक्स किसके बराबर होता है यू कॉस थीटा के, और यू वाई किसके बराबर होता है यू साइन थीटा के, ये सारी बातें समझाने के लिए लिखी है। सिर्फ ये वाले ब्रैकेट को समझाने के लिए, जितना ही पीछे पढ़ाया ना मैंने, इन ब्रैकेट की अप्रोच करने के लिए, ताकि आपको पता लग जाए कि एक्स एक्स की तरफ जो डायरेक्शन है वो कॉन्स्टेंट है, और इधर वाली डायरेक्शन क्या करेगी, ये चेंज होती रहेगी। ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये ऑब्जेक्ट गया ऊपर और यहाँ आ गया, तो जब आपने ऑब्जेक्ट फेंका था तो आपकी वेलोसिटी किधर की तरफ थी, इधर की तरफ, यू। लेकिन फिर उसके बाद में इसके कंपोनेंट टूटना शुरू हो गए,
कॉम्पोनेंट इन द सेंस एक कॉम्पोनेंट इधर टूटा, इसको मैंने क्या माना था, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। एक कॉम्पोनेंट ऊपर की तरफ टूटा जो कि है यू साइन थीटा। अब जैसे मैं थोड़ी सी ऊपर जाऊंगा यहाँ इस पॉइंट पे मान लीजिए, तो ये वाली वैल्यू तो सेम रहेगी, इसको मैं यू कॉस थीटा ही लिखूंगा। लेकिन यहाँ पर जो है आपकी वैल्यू वो चेंज हो जाएगी, यहाँ ये वैल्यू ये नहीं रहेगी, ये वैल्यू होगी यहाँ पर यू डैश साइन थीटा, क्योंकि यहाँ हर पॉइंट पर वैल्यू बदलेगी। इस पॉइंट पर आ जाइए मैक्सिमम वाले पर, यहाँ पर एक डायरेक्शन होगी इधर की तरफ, लेकिन जो आपका ये होगा ये वाली वैल्यू जीरो के बराबर होगी। इधर की तरफ डायरेक्शन जो होगी उसको क्या बोलेंगे, यू कॉस थीटा। अभी यू कॉस थीटा आगे बढ़ता रहेगा, इस पर एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, इस पॉइंट पर एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। तो यहाँ पर जो ये फोर्स लग रहा है ना हॉरिजॉन्टली, ये हमेशा कैसा आएगा, ये यू कॉस थीटा ही आएगा, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन जो वैल्यू यहाँ आएंगी डाउनवर्ड, ये हो जाएंगी आपकी चेंज। यहाँ पर क्या आएगा, इस वाली के लिए अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा यू डबल डैश साइन थीटा। इसके लिए क्या आएगा, यू ट्रिपल डैश साइन थीटा। आ रही है इतनी बात समझ में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और वर्टिकल एक्सिस पे हो क्या रहा है। यस सर। तो हम आज इतना ही रखेंगे, और आप देखिए, आप पहले से लॉगिन करके रखा करिए, आप पता नहीं किस चीज़ का वेट करती हैं।